बढ़ते हैं मॉल कॉन्सेप्ट में आगे और डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल ऑन स्टोइचियोमेट्री। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टोइचियोमेट्री कॉन्सेप्ट सीखा था और उस पर बेस्ड अपन ने कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करी थी। आज इस वीडियो में अपन कई सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं स्टोइचियोमेट्री के कॉन्सेप्ट पर, जो आपके नीट और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टोइचियोमेट्री में हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि KClO3 ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू KCl एंड O2। हाउ मेनी मोल्स ऑफ KClO3 विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5.6 लीटर O2 एट STP। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि KClO3 डिकम्पोज होता है हीट करने पर KCl एंड O2 में, तो हमें कितना मोल KClO3 का रिक्वायर्ड होगा जिससे हम 5.6 लीटर O2 इवॉल्व कर सकें एट STP। तो यहां पर अपन कुछ सॉल्यूशन कुछ इस तरह से कर सकते हैं। देखें कि हमारे पास रिएक्शन क्या है कि जो आपका KClO3 है वो डिकम्पोज हो रहा है हीट करने पर KCl और O2 में, यही रिएक्शन है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है भाई? यहां पर देखो पोटेशियम एक है, पोटेशियम एक है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन एक है, ऑक्सीजन यहां 3 है और ऑक्सीजन यहां पर 2 हैं। दिमाग में कुछ चमका क्या नहीं कि स्टोइचियोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए अप्लाई होता है और ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई ना तो जो आंसर निकलने वाला है भाई साहब वो क्या होने वाला है? गलत आने वाला है। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करूंगा। अगर मैं KClO3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 6 हो चुके हैं इसलिए यहां पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन मेरी क्या हो गई है? बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अब हमसे कोई भी गलती होने का चांस नहीं होने वाला अगर कैलकुलेशन में सही खेल गए तो। ठीक है, अब यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की अगर बात करें तो यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि अगर 2 मोल KClO3 के डिकम्पोज होंगे तो 2 मोल हमें KCl के मिलने वाले हैं और 3 मोल किसके मिलने वाले हैं? O2 के मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर हमें 3 मोल O2 चाहिए तो हमें 2 मोल KClO3 को क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा। उल्टा सोचते हैं। ठीक है, 3 मोल एट STP, इसका वॉल्यूम कितना होगा? 3 × 22.4। इतने लीटर के लिए हमें कितना मोल रिक्वायर्ड है? हमें इसका 2 मोल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो 1 लीटर के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 1 लीटर के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा कि 2 / 3 × 22.4। ठीक है, और हमें कितने के लिए चाहिए? हमें चाहिए 5.6 लीटर। 5.6 लीटर के लिए कितना चाहिए होगा? 2/3 × 22.4 × 5.6। यहां से अगर बात करेंगे तो ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? ये हमारा लगभग हमारा कितना टाइम कैंसिल होना चाहिए? 4 टाइम कैंसिल होना चाहिए और ये 2 टाइम्स, तो आंसर आएगा हमारे पास कितना? 1/6 मोल। अगर हमें 5.6 लीटर O2 चाहिए एट STP पर तो हमें 1/6 मोल KClO3 को क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा, तब जाकर आपके STP पर कितना O2 इवॉल्व होगा? 5.6 लीटर। तो कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाना है, बेसिक लगाना है और आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। आप जल्दी से लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। कैलकुलेट द वेट ऑफ लाइम कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन बाय हीटिंग 300 ग्राम ऑफ 90% प्योर सैंपल ऑफ लाइमस्टोन CaCO3। हमें वेट कैलकुलेट करना है लाइम का, कैल्शियम ऑक्साइड का, जिससे कहां से मिलने वाला है हमें? जब हम 300 ग्राम ऑफ 90% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का जो सैंपल है उसे जब हम हीट करेंगे तो कितना हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, उसे हमें पता लगाना है। तो यहां पर अगर बात कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह की रिएक्शन आने वाली है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो रिएक्शन क्या होने वाली है? आप क्या कर रहे हो? कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज लाइमस्टोन को आप हीट कर रहे हो तो आपके पास
कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और CO2 बनेगा। ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं? ये रिएक्शन भाई बैलेंस है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 3 है और कार्बन 1 है, ये रिएक्शन बैलेंस है हमारी। ठीक है, अब यहां पर अगर स्टोइचियोमेट्री की अगर बात करें तो स्टोइचियोमेट्री क्या है, जब आप इसके 1 मोल को डिकम्पोज करोगे तो इसका 1 मोल फॉर्म होगा और इसका भी 1 मोल फॉर्म होने वाला है CO2 का। ठीक है, लेकिन यहां पर वेट की बात कर रही तो वेट में बात कर लेते हैं कि जब 1 मोल का मतलब कितना वेट, इसके मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जब आप इसे 100 ग्राम को हीट करोगे तो इसका कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है भाई 40, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 40 प्लस 16 दैट इज 56। अगर इसके 100 ग्राम को हीट करोगे तो इसका 56 ग्राम आपका बने वाला है। ठीक है, लेकिन आपके पास 100 ग्राम नहीं है, ये आपके पास कितना है, आपके पास 300 ग्राम है जो कि 90% प्योर है। लेकिन ठीक है, 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि 90% प्योर है। अब जो आपका एक्चुअल जो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो 300 ग्राम भी नहीं है। ठीक है, 300 ग्राम का 90% है। ठीक है, अब यहां पे देखना 100 ग्राम को जब हीट करेंगे तो ये 56 ग्राम बनने वाला है। अगर 1 ग्राम को हीट करूंगा तो कितना मिलने वाला है 56 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। ठीक है, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है 300 ग्राम ऑफ 90% प्योर, 90% प्योर। ठीक है, मतलब 300 ग्राम का ये 90% है, 300 ग्राम का 90% निकालोगे तो कितना आएगा 270 ग्राम। ठीक है, कितना है 270 ग्राम है। अगर 1 ग्राम को हीट कर रहे हो तो कितना निकल रहा है 56/100 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम को जब आप हीट कर रहे हो तो कितना निकल रहा है 56/100 ग्राम। तो अगर 270 ग्राम को हीट करोगे तो कितना निकलेगा भाई 56/100 इंटू 270। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 151.2 ग्राम्स के लगभग आनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप 300 ग्राम ऑफ 90% प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो आपका जो कैल्शियम ऑक्साइड लाइम जो बनने वाला है वो कितना बनने वाला है 151.2 ग्राम आपका लाइम बनने वाला है। तो कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जल्दी से लें इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स। आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे इतने सारे न्यूमेरिकल क्यों डिस्कस कर रहे हैं। यार फिजिकल केमिस्ट्री में ना जितने क्वेश्चन हो सके ना उतना आप कर लो भाई, क्योंकि जितना आप न्यूमेरिकल करोगे ना वैसा ही आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और जो फिजिकल केमिस्ट्री में आप सब जानते हो न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं। ठीक है, और जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अपन ने कर ली, ठीक है, तो वहाँ पर जो पेपर होगा, वहाँ पर जो न्यूमेरिकल आएगा वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टोइचियोमेट्री पर। हमारे पास कुछ इस तरह से है, एयर कंटेन 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। आप सब जानते हो एयर जो होती है उसमें 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम होती है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग 200 लीटर ऑफ C2H2 completely, full stop. All the volume are measured under the same condition of temperature and pressure. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रखती है इस क्वेश्चन में। All the volume are measured under same condition of temperature and pressure. क्वेश्चन को जिस तरह से है कि पहले ये बताया गया है कि जो एयर होती है उसमें 20% बाय वॉल्यूम आपका ऑक्सीजन है। दूसरी चीज ये बताई गई है कि हमें कितनी एयर रिक्वायर्ड होगी जिससे कि हम C2H2 200 लीटर ऑफ C2H2 को कंप्लीटली बर्न कर सकें। और ये बताया गया है कि यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है, जो भी चीज़ें मेजर्ड की जा रही हैं वो अंडर सेम कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर मेजर करी जा रही हैं। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर को उसने क्या करके रखा हुआ है, कांस्टेंट करके रखा हुआ है। अगर उसने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पर PV = nRT। अगर उसने
प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो जो V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स का। मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होने वाला है, वॉल्यूम का रेशियो होने वाला है। ये अपन पहले बात कर चुके हैं स्टोइचियोमेट्री के कॉन्सेप्ट में। अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है कि हमें C2H2 को कंप्लीटली बर्न करना है। अब C2H2 को बर्न करने की रिएक्शन क्या होगी, C2H2 को बर्न करना है हमारे पास, ठीक है, ये गैसियस होता है, इसे आप O2 के साथ प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो ये हाइड्रोकार्बन को जब बर्न करते हो तो आपके पास क्या मिलता है, CO2 और वाटर, ये CO2 और ये आपका वाटर। अब यहां पर एक बात देखना है कि इस रिएक्शन की बैलेंसिंग का एक तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले आप कार्बन को बैलेंस करो, कार्बन कितना है भाई, 2 हैं, तो यहां 2 बैलेंस कर दिया। देन आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 बैलेंस्ड हैं भाई। फिर लास्ट में जाकर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 यहां पर हैं, यहां कितने हैं, 4 और यहां 5, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कितना, 5/2, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें 200 लीटर C2H2 को बर्न करना है तो हमें कितनी एयर रिक्वायर्ड होगी, ऑक्सीजन नहीं, कितनी एयर रिक्वायर्ड होगी ये हमें बताना है, ठीक है। अगर स्टोइचियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखें, इसके 1 मोल को कंप्लीटली बर्न करने के लिए O2 के हमें 5/2 मोल रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हैं तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसके एक वॉल्यूम को कंप्लीटली बर्न करने के लिए इसका 5/2 वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में देखे रखा हुआ है प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। अगर इसके एक वॉल्यूम के लिए इसका 5/2 वॉल्यूम रिक्वायर्ड है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि इसके 200 लीटर के लिए 200 लीटर C2H2 कंप्लीटली बर्न करने के लिए हमें ये कितना रिक्वायर्ड होगा कि एक के लिए इतना है, तो 200 लीटर के लिए कितना होगा, 5/2 इंटू 200, यहां पे कितना आएगा हमारे पास, 500 लीटर, ठीक है। 500 लीटर हमें O2 रिक्वायर्ड होगा, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है। हमें क्या बोला है कि हमें कितना एयर रिक्वायर्ड होगा, ये तो हमें O2 का वॉल्यूम पता चला है कि O2 इतना हमें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब आप जानते हो कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर होने वाला है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर होने वाला है वो किसके बराबर होने वाला है, 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ O2 के बराबर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो 20% है, 20% है एयर में, तो एयर कितनी होगी, उससे 5 गुना 100% ही होगी ना यार, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यहां कितना होगा, 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना है भाई, 500 लीटर, दैट इज 2500, 2500 लीटर आपका, सॉरी हाँ 2500 लीटर आपका एयर रिक्वायर्ड होगा अगर आपको 200 लीटर C2H2 को कंप्लीटली बर्न करना है तो, ठीक है। C2H2 मतलब इथाइन, ठीक है, बहुत कुछ जानना है भाई इनमें, ठीक है। ये जो नाम है ना, इनमें बहुत कुछ छुपा होता है। जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक में आगे बढ़ोगे, तो अपन ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक में खास बात ये होगी अपन चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे। जिसने भी मेरे से पहले पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक, उसे पता होगा कि बाबाजी जो है ना वो ऑर्गेनिक को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाते हैं, रिएक्शन वाइज पढ़ाने वाले हैं। 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे और पूरी केमिस्ट्री को घुमा देंगे वहां पर, ठीक है। तो वहां पर अपन बात करेंगे जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी अपन फिजिकल पे हैं, तो ये क्वेश्चन अपन कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आप जल्दी से लें इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स। स्टोइचियोमेट्री में नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, 12.5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 3 ग्राम CO2। व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी इन द सैंपल। ये जो परसेंटेज प्योरिटी वाले क्वेश्चन है ना भाई, वो प्रीवियस ईयर नीट में कई सारे आए हुए हैं, तो नीट एस्पिरेंट्स ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को मिलेंगी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि आप 12.5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 3 ग्राम CO2 मिल रहा है। तो जी ये जो सैंपल लिया है आपने सोडियम बाइकार्बोनेट का, वो कितना प्योर है, कितनी परसेंटेज प्योरिटी है उसमें, वो हमें बताना है, ठीक है। उसे अपन कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, उसे जब हम हीट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलने वाला है, ठीक है, और CO2 मिलने वाला है और वाटर मिलने वाला है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये सारी की सारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब हमसे ये पूछा गया है कि हमने 12.5 ग्राम किसका लिया है, NaHCO3 का लिया है और हमें 3 ग्राम CO2 मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज प्योरिटी है इस सैंपल में वो कितनी है? तो सबसे पहले तो ये अपन निकाल लेते हैं ना कि 3 ग्राम CO2 के लिए हमें ये कितना चाहिए होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट कितना चाहिए होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, 3 ग्राम CO2 के लिए हमें सोडियम बाइकार्बोनेट कितना चाहिए होगा। अगर स्टोइशियोमेट्री के अकॉर्डिंग देखें तो स्टोइशियोमेट्री क्या बोल रही है कि इसके 2 मोल जब डिकम्पोज होंगे तो हमें CO2 कितना मिलेगा, 1 मोल मिलने वाला है। 2 मोल का मतलब कितना ग्राम भाई, 2 मोल का मतलब कितना ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ गई भाई कि अब एटॉमिक नंबर याद नहीं है अपन को, ठीक है। अब यहां पर देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। जब इन सब का एडिशन करके आओगे तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर वेट निकलने वाला है सोडियम बाइकार्बोनेट का वो कितना आ रहा है हमारे पास 84। तो यहां पर कितना वेट होगा, 2 × 84 इतना ग्राम होगा, ठीक है, इतना ग्राम होगा। और ये कितना होगा हमारे पास, ये होगा 44 ग्राम। तो अपन ऐसा उल्टा भी सोच सकते हैं। उल्टा क्या सोच सकते हैं कि अगर हमें 44 ग्राम CO2 चाहिए तो हमें 2 × 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट की रिक्वायरमेंट होगी। उल्टा सोच सकते हैं कि अगर हमें 44 ग्राम CO2 चाहिए तो हमें 2 × 84 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मुझे 1 ग्राम CO2 चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए, 1 ग्राम CO2 चाहिए, तो ये कितना चाहिए होगा कि ये 2 × 84 डिवाइड बाय 44, इतना ग्राम हमें क्या चाहिए होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए होगा। लेकिन मुझे 1 ग्राम का नहीं निकालना है, मुझे कितने ग्राम का निकालना है, 3 ग्राम CO2 के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट कितना चाहिए होगा। अगर 3 ग्राम के लिए निकालना चाहूं तो 3 ग्राम CO2 के लिए मुझे कितना चाहिए होगा, 3 ग्राम के लिए मुझे चाहिए होगा 2 × 84 डिवाइड बाय 44 × 3। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 11.45 ग्राम। 11.45 ग्राम आपकी ये वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो जो आपने सैंपल लिया है ना, ये कितना लिया था आपने, 12.5 ग्राम। लेकिन एक्चुअल में जो सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए आपके लिए 3 ग्राम CO2 के लिए वो कितना चाहिए, 11.45 ग्राम आपको एक्चुअल में चाहिए। मतलब ये जो सैंपल लिया है आपने 12.5 ग्राम वो 100% प्योर नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें इंप्योरिटी है। वही निकालना है कि कितना परसेंट ये प्योर है। अगर मुझे परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है भाई, क्या निकालनी है, परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है। कितना चाहिए मुझे, 11.45 ग्राम। कितना मुझे गिवन था, 12.5 ग्राम × 100। जब से सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 91.6। मतलब ये जो आपने सैंपल लिया था सोडियम बाइकार्बोनेट का वो 91.6% प्योर था, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज प्योरिटी वाले सवाल है ना वो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं यार, ठीक है। तो इनसे डरना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वैसे ही ये सवाल हमारा बिल्कुल हमें आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और कुछ और न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, कैलकुलेट द वेट ऑफ सैंपल ऑफ लाइमस्टोन ऑफ 90% प्योरिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 4.48 लीटर CO2 एट STP। हमें
वेट ऑफ सैंपल ऑफ लाइमस्टोन दैट इज CaCO3 का हमें वेट निकालना है जो कि 90% प्योर हो, 100% प्योर ना हो, 90% प्योर हो, जिससे हमें 4.48 लीटर CO2 ऑब्टेन हो सके एट STP। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री में बहुत जरूरत पड़ती है यार। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लिया करो। रिएक्शन क्या है कि आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और CO2 गैस आपका इवोल्व होगा। कोई सोच रहा है नया पेन ले लिया बाबा जी ने, सर पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे रोका करो यार। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जब आपने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा है तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना है और CO2 गैस आपकी इवॉल्व हुई है। आपको कैल्शियम कार्बोनेट का वेट चाहिए जो कि 90% प्योर हो, जिससे कि आप STP पर 4.48 लीटर CO2 को इवॉल्व कर सको। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि 4.48 लीटर के लिए हमें जो 100% प्योर CaCO3 कितना रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सबसे पहले वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर स्टोइचियोमेट्री की बात करें तो स्टोइचियोमेट्री क्या है कि जब इसके 1 मोल को मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, तो इसका 1 मोल फॉर्म हो रहा है और इसका भी क्या हो रहा है भाई, 1 मोल फॉर्म हो रहा है। 1 मोल का मतलब क्या, ठीक है, 1 मोल का मतलब क्या, 1 मोल का मतलब यहां पर 22.4 लीटर, क्योंकि NTPST पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। और यहां पर मोल की जरूरत नहीं है, हम वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसका वेट तो आप सबको याद हो गया होगा, कितना है भाई साहब, 100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम CaCO3 चाहिए 22.4 लीटर CO2 के लिए। ठीक है, लेकिन हमें उल्टा भी सोचना है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या निकालना है, हमें ये वेट निकालना है। तो उल्टा सोचते हैं। उल्टा क्या सोच सकते हैं कि 22.4 लीटर CO2 के लिए हमें CaCO3 कितना चाहिए, हमें CaCO3 100 ग्राम चाहिए, हमें 100 ग्राम चाहिए। 22.4 लीटर CO2 के लिए हमें जो CaCO3 चाहिए वो कितना चाहिए, 100 ग्राम चाहिए। अगर हम बात करें 1 लीटर CO2 के लिए ये कितना चाहिए होगा, 100 डिवाइड बाय 22.4 इतना ग्राम चाहिए होगा। लेकिन मुझे कितने लीटर के लिए निकालना है, 4.48 लीटर के लिए निकालना है। तो 4.48 लीटर के लिए कितना होगा, 100 डिवाइड बाय 22.4 इंटू 4.48। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आने वाली, ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू आएगी 20 ग्राम। ठीक है, तो 4.48 लीटर CO2 के लिए जो प्योर CaCO3 है वो कितना रिक्वायर्ड है, वो है 20 ग्राम। लेकिन आपको प्योर नहीं निकालना है 100%, आपको निकालना है 90% प्योर CaCO3 कितना रिक्वायर्ड होगा। एक बात तो साफ है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन आ जाए ऐसे ऑप्शन में जो 20 से ज्यादा हो, ठीक है, जो 20 से क्या हो, 3 ऑप्शन, वो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे जो 20 से नीचे होंगे। एक बात साफ है कि इससे तो ज्यादा आंसर आने वाला है, क्योंकि ये 100% प्योर है। आपको 90% प्योर चाहिए, मतलब इसमें कुछ ना कुछ इंप्योरिटी मिलाना पड़ेगा। 20 से ज्यादा आंसर आने वाला है, एक बात तो साफ है आपकी। ठीक है, अब यहां पर देखो कि हमें 90% प्योर चाहिए। अगर मुझे 90% या 90% प्योर CaCO3 के लिए मुझे 100 ग्राम क्या लेना पड़ेगा, 100 ग्राम CaCO3 सैंपल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 या 100 या 90 ग्राम प्योर CaCO3 के लिए मुझे 100 ग्राम सैंपल लेना पड़ेगा, 90% प्योरिटी चाहिए। तो अगर मुझे 1 ग्राम प्योर CaCO3 चाहिए, 1 ग्राम प्योर CaCO3 चाहिए, तो मुझे कितना रिक्वायर्ड होगा ये सैंपल, ये कितना रिक्वायर्ड होगा, 100 डिवाइड बाय 90। और जब मुझे 20 ग्राम प्योर CaCO3 चाहिए, 20 ग्राम प्योर CaCO3 चाहिए, तो ये सैंपल कितना रिक्वायर्ड होगा, 100 डिवाइड बाय 90 इंटू 20। तो ये जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 22.22 ग्राम। तो जो आपका 90% प्योर CaCO3 कितना चाहिए होगा, 22.22 ग्राम आपको रिक्वायर्ड होगा जब आपको 4.48 लीटर CO2 को इवॉल्व करना है एट NTPST। ठीक है, तो
याद रखना ये जो 20 आया है वो तो 100% प्योर है, लेकिन 100% प्योर आपसे पूछा नहीं, आपसे पूछा है कि 90% प्योर CaCO3 कितना रिक्वायर्ड होगा। एक बात तो साफ थी कि ये जो 20 आया है इससे ज़्यादा ही आने वाला है, ये तो 100% प्योर है, 90% मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। वो आंसर कितना आया हमारे पास 22.22 ग्राम। तो कुछ इस तरह से अपन इसे फाइंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लें फिर आगे। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। वेट ऑफ 600 ml मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड O2 इज 1 ग्राम एट NTP। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर। आपके पास एक मिक्सचर है ओजोन और O2 का, जिसका वॉल्यूम कितना गिवन है, आपको वॉल्यूम गिवन है 600 ml, ठीक है। और उसका जो मिक्सचर है उसका वेट कितना आ रहा है, उसका मास कितना आ रहा है, उसका वेट कितना आ रहा है 1 ग्राम एट NTP। आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ओजोन की, ठीक है। आपको ये पता नहीं है 600 ml में से ओजोन कितना है और O2 कितना है। मान लेते हैं चलो यार कि लेट मान लेते हैं, कई सारी चीजें मानी हुई है ना, मान लेते हैं कि जो ओजोन है वो हमारा कितना है Xml है, जो O2 होगा वो कितना होगा 600 माइनस Xml। और ये दोनों जो वॉल्यूम है वो किस पर हैं, NTP पर हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो NTP जो वर्ड है उसे गोला मार्क कर लें भाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला है ये पॉइंट, ठीक है। NTP पर इनका वॉल्यूम, ओजोन का वॉल्यूम मान लिया Xml है और O2 का वॉल्यूम कितना है 600 ml है। और एक बात बताई गई है, इस मिक्सचर का जो वेट आने वाला है वो कितना आने वाला है 1 ग्राम। मतलब वेट ऑफ ओजोन प्लस वेट ऑफ O2 कितना आने वाला है, यहां पर इसका वैल्यू 1 ग्राम आने वाला है, ठीक है। अब यहां पर हमें वॉल्यूम पता है एट NTP पर, हमें वेट निकालना है। अगर वॉल्यूम से मोल निकाल सकता हूं, ठीक है, मोल्स निकाल सकता हूं, और मोल से मैं वेट कैसे निकालूंगा, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो यहां पर पहले मोल्स निकालता हूं। ओजोन के अगर मोल्स निकालूंगा तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास Xml डिवाइड बाय 22400, ये मोल्स आ गए। और मोल्स को अगर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 48, ठीक है। प्लस यहां पर अगर बात करेंगे, यहां पर जो वेट आने वाला है O2 का वो कितना आने वाला है, वॉल्यूम कितना है 600 माइनस X डिवाइड बाय 22400 इनटू कितना भाई 32 इक्वल टू 1। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम कितना निकल के आता है, एलसीएम निकल के आता है 22400, ठीक है। यहां पर आएगा आपके पास 48x प्लस यहां पर आएगा आपके पास 600 माइनस एक्स इंटू 32, ठीक है, इक्वल टू 1। इसको मैं इस साइड लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा 48x प्लस 600 इंटू 32 माइनस 32x इक्वल टू 22400, ठीक है। अब यहां पर आपके पास क्या बचेगा 16x प्लस 600 इंटू 32 इक्वल टू 22400। जब आप यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो जो x की वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है आपके पास 200। अगर x की वैल्यू 200 आएगी तो x अपन ने क्या माना था ओजोन, तो यहां पर जो वॉल्यूम आने वाला है, वॉल्यूम ऑफ ओजोन वो कितना आने वाला है 200 ml। और जो वॉल्यूम आने वाला है किसका O2 का वो कितना आने वाला है 600 माइनस 200 दैट इज 400 ml हमारा O2 का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन दी गई थी ना उसी का यूज करा है। इंफॉर्मेशन क्या दी गई थी कि इसका वॉल्यूम का, इस मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो 600 ml है। मान लेते हैं ओजोन का Xml है, O2 का कितना होगा 600 माइनस Xml। और हमें एक और इंफॉर्मेशन दी गई थी, क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी, जो वेट है ना मिक्सचर का वो कितना आ रहा है हमारे पास 1 ग्राम आ रहा है। और वेट निकाल लिया भाई वॉल्यूम से पहले मोल निकाला, मोल से वेट निकाला। ये जो है ना, ये जो x अपॉन ये है या ये जो है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं और नंबर ऑफ मोल्स को हमने मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों का क्या आ गया, वेट आ गया। और इन दोनों का वेट का जो सम है वो कितना आ रहा है 1 ग्राम के बराबर। तो यहां से अपन ने x की वैल्यू फाइंड कर ली। x की वैल्यू कितनी आई 200 ml और x क्या माना था हमने ओजोन का वॉल्यूम, तो ओजोन का वॉल्यूम कितना निकला है हमारे पास 200 ml।
तो कुछ इस तरह से अपन इसे सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा आसान है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, एक बार कॉन्सेप्ट को सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो ये क्वेश्चन तो यूं हो जाएंगे यार। ठीक है, बस थोड़ा सा पेन चलाना है, पेन चलाने की आदत डालो। जब तक पेन नहीं चलाओगे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ओरली थोड़ी बनने वाला है भाई। पहले शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। सबसे पहले हार्ड वर्क करना सीखो। हार्ड वर्क करोगे तब स्मार्ट वर्क आएगा आपके पास। ठीक है, अकेले स्मार्ट वर्क ऐसे नहीं आ जाएगा, पहले हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फिर जाकर आप स्मार्टली वर्क कर पाओगे। ठीक है, ऐसा होता है ना कि एक्सपीरियंस बोलता है बंदे का। यार एक्सपीरियंस क्या होता है? उसने पहले मेहनत करी हुई है, पहले उसने बहुत सारी मजदूरी करी हुई है, पहले उसने फिजिकल वर्क ज्यादा करा हुआ है, फिर उसने दिमाग लगाया यार इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है तो इसका कुछ अल्टरनेटिव सोचो, तो वहां से स्मार्ट वर्क आया। पहले हार्ड वर्क करा उस बंदे ने, फिर स्मार्ट वर्क करा। तो स्मार्ट वर्क के लिए पहले हार्ड वर्क करना जरूरी है। अगर ऐसे ही सोचने लगे कि पहले ही स्मार्ट वर्क करूंगा तो वो नहीं आने वाला है भाई। ठीक है, तो पहले हार्ड वर्क करेंगे फिर अपने आप स्मार्ट वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं आगे। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, और यहां पर आकर हमारा स्टोशियोमेट्री वाला जो पार्ट है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, मतलब मॉल कॉन्सेप्ट की जान है। ठीक है, स्टोशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट में कई सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए, कई सारे बच्चों ने अगर पहले पढ़ा हुआ तो वो कंफ्यूज होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोशियोमेट्री में। उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही, लेकिन जाने से पहले बताया ना क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।